हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। आप एंड तक बने रहिएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे एंड फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड जो भी गेट एग्ज़ाम है या फिर CSIR नेट है या फिर PhD एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें जो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले थ्योरी करेंगे, है ना, क्योंकि उससे ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होता है ना। आपको रियल नंबर पता है, नेचुरल नंबर पता है, ठीक है। जो इवन नंबर्स का सेट होता है, ओड नंबर्स का होता है, प्राइम नंबर्स होते हैं, वो सब आपको पता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको पता है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता है वो किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है x प्लस आयोटा y, इस फॉर्म में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। और यहाँ पे जो x एंड y हमारे पास होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है। x एंड y आर रियल नंबर्स, ओके। एंड अगर मैं यहाँ पे आयोटा की बात करूँ, ठीक है, तो आयोटा हमारा यहाँ पे क्या होता है? आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये हमारा हो जाता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो अगर आपको इस फॉर्म में कोई नंबर दिखता है तो वो हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट करती हूँ, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या होगा? x प्लस आयोटा वाई। तो इसका कॉन्जुगेट अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है? x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉन्जुगेट ऑफ z एंड डिनोटेड एज z बार, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस की बात करूँ, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये आप कैसे डिफाइन करते हैं? मोड ऑफ x प्लस आयोटा वाई। तो आप कैसे लिखते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया वो क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब उसके बाद आ जाती है कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमें इसको लिखना है, यानी कि पोलर फॉर्म में, सॉरी, अगर हमें इसको पोलर फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा? ठीक है, अगर हमें इसको पोलर फॉर्म में यहाँ पे राइट डाउन करना हो तो कैसे लिखोगे? पोलर फॉर्म में यानी कि आर थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होगा पोलर फॉर्म में जब आप इसको लिखते हो? z हमारे पास क्या है? x प्लस आयोटा y। x की जगह पे आपको क्या रखना है यहाँ पे? r कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो यहाँ से जो z होगा x प्लस आयोटा y ये हो जाएगा r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो यहाँ से होगा z इज इक्वल टू r कॉमन ले लेते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड दिस कैन बी रिटन एज r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। तो पोलर फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा ये हो जाता है r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो r और थीटा है, r एंड थीटा बोथ आर रियल नंबर्स, ओके, वेयर r and theta both are real numbers, okay, r and theta both are real numbers, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद आता है एक हमारे पास क्या होता है? एक आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट होता है, एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है।
तो हमारे पास जो ये थीटा है ये किसको डिनोट करता है यहाँ पे, आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, अभी हम इसका डिस्कस करेंगे। चलिए, जो थीटा है हमारे पास, एंगल थीटा इज कॉल्ड एन argument of z, okay, and it is denoted by theta is equal to argument of z। ठीक है, अब थीटा आपको पता ही होगा है ना, थीटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, इस टाइप से निकालते हैं ना हम थीटा, जो थीटा की वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ पे जो ये x और y आपको पता ही है, x इज़ ए रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज़ एन इमेजनरी पार्ट ऑफ z, है ना, यही हो जाता है। ओके, अब जो हमारे पास ये थीटा होता है, ये हमारा पॉजिटिव कब होता है, थीटा इज़ पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, जब इसको मेजर किया जाता है काउंटर क्लॉकवाइज, एंड ये नेगेटिव कब होता है, जब इसको क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। ठीक है, जब क्वेश्चंस आएंगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, है ना। व्हाट इज़ प्रिंसिपल आर्गुमेंट? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, अब देखिए जो ये स्मॉल आर्गुमेंट है हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। बट जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ये हमारा एक जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है कि ये चीज़ याद रखिएगा, यूनिक होता है। ठीक है, एंड इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल ए, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो जो स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ जेड है ये हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज़, एंड जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड इज ए यूनिक। ओके, ठीक है, और ये कहाँ पे लाई करता है, -π to π के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगी, इसको अच्छे से समझिएगा कि क्या लिखा है ना। द आर्गुमेंट theta of a complex number that lies in the interval -π to π। ठीक है, आर्गुमेंट थीटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर वो -π to π के बीच में लाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z, या फिर क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, देन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, या तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है हमारे पास, ये क्या होता है, यूनिक होता है, इसको आप याद रखिएगा। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ये क्या होता है, यूनिक होता है ना। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो भी मैंने बता दिया है आपको। और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -π to π के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -π to
आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू पाई। कहाँ से कहाँ तक? -पाई टू पाई के बीच में। और हमारे पास क्या होता है, जो ये स्मॉल आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, अगर मैं यहाँ पे इन जनरल ये हमारे पास क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई, एंड वे है n इज इक्वल टू 0 ±1 ±2 एंड सो। ठीक है, अब हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है क्या होता है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई, एंड वे है n इज इक्वल टू 0 ±1 ±2। अब अगर आपसे कोई आर्ग्यूमेंट पूछे क्या होगा, या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपसे पूछे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं फाइंड आउट करके। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम होती है डी मोरविज थ्योरम। ये आपको सबको पता होगी, है ना, सबने ये की होगी। तो हमारे पास क्या है थ्योरम, ये तो बिल्कुल बेसिक सा ही है ना, जो अभी हम स्टार्ट किया है। आगे आगे और भी काफ़ी अच्छी अच्छी थ्योरम्स आएंगी। ठीक है, क्या है हमारे पास, डी मोरविज थ्योरम। ठीक है, क्या होती है डी मोरविज थ्योरम? यहाँ पे हमारे पास दो केस आते हैं इसके। फर्स्ट जो है, फर्स्ट इज इफ n be any integer, if n be any integer पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, देन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कोस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। जो पावर है वो हमारी कहाँ पे आ जाएगी, एंगल में। ठीक है, जो पावर है वो हमारी कहाँ आ जाएगी, एंगल में, साइन n थीटा। ठीक है, यहाँ तक। जो सेकंड है, सेकंड इज, ये तो किसके लिए था कि जब n हमारा क्या हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। अब अगर n हमारा फ्रैक्शन में हुआ तो क्या होगा, इफ n be a fraction, if n be a fraction, अगर n हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर हुआ, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, देन one of the value, values of cos theta प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n इज, क्या होगी इसकी एक वैल्यू, कोस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब आप एक बार थोड़ा इसको समझिएगा, इसने क्या कहा है। देखो, यहाँ पे कहा कि अगर n हमारा कोई भी इंटीजर हुआ, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो उस केस में तो हमारे पास जो थ्योरम है क्या बोलती है कि जो पावर है वो हमारी कहाँ पे आ जाती है, एंगल में। ठीक है, थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके। बट अगर n हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर हुआ, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो जो ये हमारे पास है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n, तो इसकी जो एक वैल्यू होगी, देन वन ऑफ द वैल्यूज़, जो इसकी एक वैल्यू होगी वो हमारी ये होगी, ये श्योरिटी है। ठीक है, बाकी की कुछ भी हो सकती है, बट एक जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे ये होगी, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ दिस इज ओके। अब उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए क्या है। प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, z हमारे पास क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। नाउ लेट z बी एनी complex number, let z be any complex number, then first is, then
फर्स्ट इज डबल कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, इज z। ठीक है, और ये कैसे होगा मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस आयोटा y, और फिर से अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड इज इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। अब ये भी आपको पता चल गया होगा कैसे आएगा, x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2x, एंड x इज द रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, देन थर्ड इज z माइनस z बार इज इक्वल टू imaginary of z। okay, and fourth is z is purely real, z is purely real if and only if z minus z bar is equal to 0। अब हमें पता है जो z माइनस z बार है वो तो क्या है, 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो अगर इमेजनरी पार्ट ही 0 हो गया तो उसके बाद तो हमारे पास जो z है वो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल होगा। और ऐसे ही हमारा बनता है प्योरली इमेजनरी के लिए। ठीक है, अब जो प्योरली इमेजनरी है तो वो क्या बनेगा, फिफ्थ इज z इज 0 और z इज 0 और प्योरली इमेजनरी if and only if z plus z bar is equal to 0। ठीक है, ओके, चलिए अब एक और है हमारे पास, सिक्स्थ इज z इंटू जेड बार, ये हमारा क्या हो जाएगा, इज मॉडुलस ऑफ z रेज टू द पावर 2। अगर आप यहाँ पे इसको देखो तो ये कैसे आएगा, देखिए z इंटू जेड बार हमारे पास क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वेयर। और अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये होगा स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रेज टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यानी कि हो गए ना दोनों इक्वल। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी है एक तो हमारी जो सिंपल सी है। अब ये तो तब है जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसके लिए। बट अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उनके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। इफ़ वी हैव 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, देखिए let z1 and z2 be any complex numbers, then first is conjugate of z1 plus z2 can be written as conjugate of z1 plus conjugate of z2। अगर हमारे पास क्या है, conjugate of z1 plus z2 है तो हम इसको ऐसे सेपरेटली लिख सकते हैं। सेकंड इज conjugate of z1 minus z2 is equal to conjugate of z1 minus conjugate of z2। ये सभी प्रॉपर्टीज़ यूज होती हैं जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, देन थर्ड इज conjugate of z1 into z2 is equal to conjugate of z1 into conjugate of z2। फोर्थ इज conjugate of z1 by z2 is equal to conjugate of z1 divided by conjugate of z2,
और याद रखिएगा यहाँ पे जो Z2 है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ इज मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। सिक्स्थ इज मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 is greater than equal to modulus of mod of Z1 minus mod of Z2. Okay. Seventh is modulus of Z1 Z2 is equal to modulus of Z1 Z2। एक मिनट, सॉरी ये सेपरेट होगा ना यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लिखवा रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट ही यूज होती है, वहाँ पे प्रूफ करनी नहीं आती है, ठीक है। एट्थ इज मॉडुलस ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2, एंड यहाँ पे जो Z2 होगा वो हमारा होगा नॉन जीरो। अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम लॉ आता है यहीं पे, क्या है पैरेललोग्राम लॉ? Ninth is parallelogram law is modulus of Z1 plus Z2 whole square plus whole square of modulus of Z1 minus Z2 is equal to 2 square of modulus of Z1 प्लस स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। टेंथ इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, एंड सेम ऐसे ही होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, बट यहाँ पे आप याद रखिएगा जो Z2 है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे ही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करूँ तो क्या जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो भी इस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, उसके साथ कंडीशन आती तब जाके वो फॉलो करते। क्या कंडीशन होती है? अगर हम इन जनरल की बात करें तो देखिए, इन जनरल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 is not equal to principal argument of Z1 प्लस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इन जनरल ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, बट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है कि इफ़ अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 हमारे पास ग्रेटर देन जीरो हो जाए एंड इमेजनरी पार्ट एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 भी हमारे पास क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, देन वो इस प्रॉपर्टी को ईजिली फॉलो करेंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, जो रियल पार्ट ऑफ Z1 है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो तब जाकर के ये इस कंडीशन को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में ये रिलेशन होना कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, मीनिंगलेस है ये चीज़ें, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब उसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक मिनट, यहाँ तो क्वेश्चन आ जाता है, हम यहाँ पे इसको एक सेकंड रुक चाहिए बस। ओके अब देखिए, अगर हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो
उसके लिए अलग अलग है कि जो थीटा है हमारा वो किस क्वाड्रेंट में गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, अब देखिए अगर हमारा जो थीटा है, ठीक है, हमारा सॉरी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि जो x और y है, अगर हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है, अगर जो x प्लस ये है ना z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो जब हम यहाँ पे ये एक्स वाई चेक करते हैं, अगर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है हमारा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है यहाँ पे, टेन इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, ओके, तो क्या होता है टेन इनवर्स y बाई एक्स, यानी कि अगर मैं कहूँ z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है 1 प्लस, देखिए अगर मैं कहूँ कि जो z हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, अब x हमारे पास 1 है, y हमारे पास 1 है, तो ये हमारा कहाँ पे चला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा टेन इनवर्स y बाई एक्स, वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो यहाँ से ये डायरेक्ट आएगा। लेकिन अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, अगर ये सेकंड में है तो जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है हमारा वो क्या होगा, टेन इनवर्स, जब क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आएगा ये, टेन इनवर्स y बाई एक्स प्लस पाई। यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फर्स्ट में, बट सेकंड में आपको देखने को मिला होगा, यहाँ पे पाई ऐड हो जाएगा। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपका निकल गया है तो जो आर्गूमेंट होता है वो आप इजीली निकाल सकते हो। ये क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई एंड वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा। ये आप अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा इसको। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम यहाँ पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, तो एक बार 1 मिनट के लिए खुद से सोचिए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। और यहाँ पे जो थ्योरम लगने वाली है वो कौन सी लगेगी, डी मोविस थ्योरम। ठीक है, अब तो आप कर ही सकते हो, हिंट भी दे दिया। बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जिसका भी हो जाता है। क्या होगा, नहीं पता चला। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास n है, ये क्या है यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या है 5। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था कि n अगर हमारे पास इंटीजर है तो जो डी मोविस थ्योरम थी, जो अपनी पावर है वो एंगल में आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 12 पाई बाई 9 प्लस आयोटा साइन 12 पाई बाई 9। यहाँ से क्या होगा 2 इंटू कोस 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको सोल्व करें, कोस ऑफ 4 पाई बाई 3, ओके, प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3
एंड दिस इज 2 cos ऑफ 5 पाई बाई 6 प्लस 2 आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा 2 cos ऑफ 4 पाई बाई 3 cos ऑफ 5 पाई बाई 6 प्लस 2 आयोटा cos ऑफ 4 पाई बाई 3 साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 प्लस 2 आयोटा साइन 4 पाई बाई 3 cos 5 पाई बाई 6 एंड ये आयोटा स्क्वायर होगा तो माइनस होगा, ये -2 साइन 4 पाई बाई 3 एंड साइन 5 पाई बाई 6। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ओके अब यहाँ से जो इमेजनरी और रियल पार्ट्स हैं उनको आप अलग अलग से लिखिए इनको। तो क्या होगा बताइए जल्दी से। एक मिनट, चलिए हमारे पास क्या आया है, रियल पार्ट को अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये होगा 2 cos 4 पाई बाई 3 cos 5 पाई बाई 6 एंड -2 साइन 4 पाई बाई 3 साइन 5 पाई बाई 6। ये हमारा हो जाता रियल पार्ट प्लस आयोटा 2 cos ऑफ 4 पाई बाई 3 साइन 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई, सॉरी आयोटा तो हमने बाहर ले लिया ना, साइन 4 पाई बाई 3 cos ऑफ 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो रियल और इमेजनरी पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसको देखें, 2 को कॉमन ले लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये हमारा होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B प्लस आयोटा cos A साइन B प्लस साइन A cos B। तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या होता है, बोलिए। अगर हम यहाँ पे cos A cos B माइनस साइन A साइन B की बात करें तो ये हमारे होता है cos ऑफ A प्लस B। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है cos ऑफ A प्लस B, लेकिन cos A साइन B और प्लस यहाँ पे क्या है साइन A cos B, ये क्या होता है बताइए। तो ये हमारे पास हो जाता है साइन ऑफ A प्लस B, है ना। ये हमारे पास क्या होता है, ये होगा 2 cos ऑफ A प्लस B एंड प्लस 2 आयोटा साइन ऑफ A प्लस B। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2 cos A प्लस B। A हमारे पास क्या है 4 पाई बाई 3 प्लस 5 पाई बाई 6 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे है A हमारा 4 पाई बाई 3, यहाँ क्या आएगा साइन प्लस 5 पाई बाई 6। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, हो जाएगा। ठीक है ना, अब तो हो जाएगा ना। एक सेकंड हमने कुछ मिस्टेक की है। ये जो पावर है ना, ये 2 पे भी तो है ना, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ देखिए, जो पावर है 5 वो 2 पे भी है ना, ये 2 पे भी है।
तो 2⁵ हम पहले से ही इसको बाहर ले लेते हैं, है ना। 2⁵ है ये, 2⁵, इसको सही कीजिएगा प्लीज़। 2⁵ है ये। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा हमारा वो क्या आएगा, 2⁵, और ये हो जाएगा cos ऑफ 4π/3 प्लस 5π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 4π/3 प्लस 5π/6। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा हमारा 32 कोस ऑफ, ये होगा हमारा 13π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 13π/6। ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसको a प्लस आयोटा b, ठीक है, इस फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो कैसे करोगे? अब ये काम आपका है, ठीक है, कि कैसे करोगे। आपको यहाँ पे ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मुझे लिख के देना है। ठीक है, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट को सोल्व किया है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है आप इसको ऊपर लेके चले जाइए तो ये -10 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, यहाँ पे फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच द इक्वालिटी होल्ड्स। हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये जो इक्वालिटी है ये होल्ड करती हो। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे? हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये जो इक्वालिटी है ये हमारी क्या करती हो, होल्ड करती हो। तो हमें यहाँ पे गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है ये हमारा होता है कोस 30 डिग्री। ठीक है, मैं लास्ट में एक ये जो टेबल है ये भी आपको बता दूंगी कि किस एंगल पे कितनी वैल्यू होती है। और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा एंड 1/2 हमारा होता है साइन 30 पे, एंड रेज टू दी पावर क्या है n इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू, अब -1 है देन -1 होगा हमारा कहाँ पे, कोस पाई पे, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज कैन बी रिटन एज कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, या फिर आप 180 डिग्री की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इसको आप π/6 भी लिख सकते हैं 30 डिग्री को, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एंड बाय डी मोविज थ्योरम यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 30 डिग्री इंटू n प्लस आयोटा साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू n। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, इज इक्वल टू कोस ऑफ 180 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 180 डिग्री। अब आपको पता है जो साइन और कोस है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, और पीरियड क्या होता है इसका 2π। ठीक है, तो साइन और कोस एक पीरियोडिक फंक्शन है एंड पीरियड इसका कितना होता है 2π। अगर हम यहाँ पे एंगल्स को कंपेयर करें, तो हमारे पास क्या आएगा, 30 डिग्री इंटू n इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री के। अब ये जो 360 डिग्री के जो मैंने ऐड किया है, ये क्यों ऐड किया है आपको ये चीज़ समझनी होगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया है, क्योंकि जो एंगल है,
ठीक है, जो एंगल है वो यूनिक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 180 डिग्री है उस पे -1 मिलता है, ओके। और अगर एक पूरा चक्कर यानी कि 360 डिग्री पे लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, अगर हम पूरा राउंड लगा देंगे वहाँ तक तो उसके बाद भी तो वही वैल्यू रहेगी ना, यानी कि 180 डिग्री और 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री करते हैं या फिर 180 डिग्री प्लस 720 डिग्री करते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या देगा, -1 ही तो देगा ना वहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, कोस थीटा, ठीक है, एंड कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ थीटा प्लस 360 डिग्री, ठीक है। हमारे पास जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई, है ना, 2 पाई होता है ना पीरियड हमारा, जो साइन और कोस का पीरियड होता है ना। ऐसे ही अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा प्लस 360 डिग्री, ठीक है, बिकॉज साइन एंड कोस आर पीरियोडिक फंक्शन, साइन एंड कोस आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, कितना पीरियड होता है, 2 पाई, 2 पाई यानी कि 360, ठीक है। तो ये इसका पीरियड होता है जिस पे ये वैल्यूज़ को ये बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे 360 डिग्री के ऐड यहाँ पे क्यों किया है ना, ठीक है। और जो के है यहाँ पे वो क्या है, हमारा इंटीजर है, कि हमारा क्या है यहाँ पे इंटीजर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो n हमारा हो जाएगा यहाँ पे 30 से 180 को हम कट करेंगे तो ये होगा हमारा 6 + 12 k, ठीक है। अब हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए है ना, हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, पॉजिटिव इंटीजर। ये मैंने खुद नहीं कहा, यहाँ पे इसने क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अगर हम यहाँ पे k की जगह पे 0 रखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे k की जगह पे 0 रख देते हैं तो हमारे पास जो n है वो क्या आ जाएगा, 6। तो जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जिसके लिए ये जो इक्वालिटी हमें गिवन है वो होल्ड करती है, ठीक है। ऐसे ही आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो ट्राई करके देखना है कि कैसे होगा, ओके। मुझे लगता है यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न बनी होगी वो यहीं पे बनी होगी कि 360 डिग्री के ऐड क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो साइन और कोस है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है और वो एक राउंड के बाद वही सेम वैल्यूज़ को रिपीट करता है। तो जो साइन और कोस का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 360 डिग्री को ऐड किया है, ठीक है। आई थिंक अब कोई यहाँ पे डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे करोगे बताइए। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, z = -2, रैशनलाइज कीजिए इसको, ठीक है। √3 आयोटा इंटू 1 - √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - √3 आयोटा। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1 - √3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय, ये होगा -1 - आयोटा स्क्वेयर, -1 होता है, देन -+3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 + 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, यानी कि z = -1/2 + 1/2 √3 आयोटा। तो यहाँ से जो x है हमारे पास वो है -1/2 एंड y हमारे पास क्या आ गया, √3/2। अब ये हमारा किस क्वाड्रेंट में जाता है, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब एक्स हमारा है नेगेटिव, तो नेगेटिव हमारा इस साइड है, ठीक है, और वाई हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारी होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये जो वैल्यू है ये हमारी कहाँ पे होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। क्या होगा ये, बताइए जल्दी से। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y हमारे पास क्या है, इज स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2 एंड x इज माइनस का 1/2। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 एंड 10 इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 10 इनवर्स माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, -60 डिग्री, ठीक है। क्या होती है, -60 डिग्री। तो -60 डिग्री होती है ना, ओके। यानी कि π/3 पे, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -π/3। बट आंसर ये नहीं है यहाँ पे, आंसर ये नहीं आएगा यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमने वो एक टेबल बनाई थी, वहीं पे अगर मैं यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए बनाई थी ना वो टेबल, अगर मैं ऐसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए बनाती हूँ तो हमारे पास क्या आती है, देखिए, अगर हमारी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो हमारे पास क्या होता है, 10 इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। सेम ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे मॉडुलस आएगा। एंड यहाँ पे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या होगा, 10 इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स प्लस पाई। एंड अगर फोर्थ में लाई करती है तो हमारे पास क्या होगा, 10 इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स माइनस पाई। एंड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 10 इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। अब हमारी जो वैल्यू है क्या है, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। अब ये जो वैल्यू है हमारी ये कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा क्या होगा, 10 इनवर्स y बाई एक्स मॉडुलस में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना, एंड प्लस पाई। तो ये क्या होगा, π/3 प्लस पाई। तो ये क्या हो गया, 4π/3 हो गया ना ये। तो एक सेकंड, कहीं पे तो कुछ मिस्टेक हुई है। इसको हमारे पास क्या आया है, -π/3 है ना, -π/3। -π टू पाई के बीच में हमारी, ओके।
ओके, यहाँ पे हमने जो टेबल बनाई है वो थोड़ा सा चेंज होता है। मैंने जो सेम लिख दिया ना, वहाँ पे माइनस पाई आता है। ठीक है, ओके, हमने जो अभी यहाँ पे बनाई थी वो ठीक है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाली है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाली बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे जो होगी वो देख लीजिए आप एक बार। अगर आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वो हमने जो लिखी थी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की थी वो ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो उस केस में जो आर्गुमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, आर्गुमेंट हमारा क्या होता है, अल्फ़ा। अगर हमारा सेकंड में है तो उस टाइम पे जो आर्गुमेंट थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उस केस में जो थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अगर हमारा फोर्थ में है तो उस केस में क्या होता है, माइनस अल्फ़ा। और यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है ये हमारा क्या है, इज़ tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अल्फ़ा क्या आया है, इज़ पाई बाई 3। अब ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस पाई बाई 3। अब ये 180 का मतलब यहाँ पे क्या है, पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, ओके। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो इसको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, आर्गुमेंट की बात की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये होगा tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो आर्गुमेंट होगा वो होगा हमारा, एक सेकंड, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसमें हमारा हो जाएगा ये क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स। एंड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए अब उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, राइट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म यूजिंग एन आर्ग्यूमेंट थीटा इज नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड देन यूजिंग थीटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब ये नॉट इक्वल और इक्वल का क्या मतलब है, इसको आप कैसे समझोगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक ही एग्जांपल लिया है ये। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझोगे, बताइए कैसे करोगे इसको। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे दो चीज़ें लिखी है। एक तो लिखा है कि थीटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज किया है, एक तो है कि जब थीटा हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के इक्वल है, एंड एक है कि जब आपका जो थीटा है इज़ नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जब हम ये बोल रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसका मतलब है कि तुम्हें सिर्फ वही एंगल लेना है जो प्रिंसिपल एंगल हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि तुम्हें वही एंगल लेना है जो कि
प्रिंसिपल एंगल हो, ठीक है। टेक ओनली प्रिंसिपल एंगल, ठीक है, जो कि सिर्फ प्रिंसिपल एंगल हो। लेकिन इसका क्या मतलब है, थीटा इज नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसका क्या मतलब है कि तुम्हें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के अलावा कोई भी इक्विवेलेंट एंगल हो वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 360 डिग्री की बात करूँ या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 360 डिग्री की बात करूँ, ठीक है, तो आप वो यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। अब ये z है, यहाँ पे जो x है वो 0 है, y यहाँ पे -3 है। तो अगर मैं r फाइंड आउट करूँ तो r हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3। r हमारा आ जाता है यहाँ पे कितना 3, ठीक है। x और y हमारा निकल गया है, r निकल गया है। अब आर्ग्यूमेंट थीटा निकालना है हमें, है ना। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स एंड वाई बाई एक्स मीन्स -3/0 यानी कि इन्फिनिटी पे। तो ये होगा हमारा टेन इनवर्स इन्फिनिटी पे क्या आती है, π/2 पे होता है ना, क्योंकि जो साइन π/2 हमारा 1 होता है, कोस π/2 हमारा 0 होता है। तो ये हमारा कहाँ पे आएगा π/2 पे, ओके। अब यहाँ पे ये माइनस है तो आई थिंक ये माइनस आना चाहिए यहाँ पे, -π/2 आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। अब जो ये पॉइंट है हमारा, अब जो भी ये पॉइंट है हमारा 0 एंड -3, ये किस क्वाड्रेंट में जाता है, 0 एंड -3। वाई हमारा नेगेटिव है ना। तो अब x तो हमारा 0 है ना, ठीक है, माइनस का π/2 हो गया है ना। अब यहाँ पे अगर हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, r हमारा क्या है 3 एंड कोस थीटा क्या आ गया -π/2, ठीक है, एंड प्लस आयोटा साइन -π/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से अगर हम चेक करें, ठीक है। अब उसके बाद हमें दो केस दिए हैं, एक तो क्या है थीटा इज नॉट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। अब ये हमारे पास -π/2 है यानी कि -90 डिग्री है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री -90 करके लिख सकते हैं हम इसको, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ओके, इसको कर लीजिएगा, है ना, कर लोगे ना। एक आपका ये हो गया -π/2 और ये कब के लिए है, जब थीटा आपका किसके इक्वल है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, क्योंकि ये हमारा जो होता है ये -π to π के बीच में लाई करता है, ठीक है। लेकिन जब आपका ये इसके इक्वल नहीं है तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, ये बताइए, उस केस में क्या हो जाएगा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हम +360 डिग्री कर सकते हैं, -360 डिग्री कर सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट एंगल को हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, है ना। तो इसी टाइप से बाकी के क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी, वो करने हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है इस क्वेश्चन में, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज इक्वल टू -1, z2 इज इक्वल टू 5 आयोटा, वेरीफाई दैट
प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज़ नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ Z2। अब देखिए हमने जो प्रॉपर्टी की थी एक, उसमें क्या कहा था कि अगर रियल पार्ट हमारा, अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में ये होल्ड करती है। बट यहाँ पे देखिए जो रियल पार्ट है हमारा इज लेस देन 0, तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड नहीं करती, यानी कि ये ठीक है। यहाँ से है ना, ये नॉट इक्वल टू ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे एंड करते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम जल्द ही लेकर के आते हैं। बाकी आप क्वेश्चन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।